नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी लिखी हुई और कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुधा अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी, जिसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। सुधा के कमरे में जब उसकी माँ आई, तो उसने रोते हुए कहा, माँ, आप मेरी शादी कहीं और क्यों करवाना चाहती हो? मैंने बताया था कि मैं मनीष से प्यार करती हूँ। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप कर। तू प्यार व्यार का नाम लेकर हमारी नाक मत कटवा। तेरे पापा जहाँ कहेंगे, वहीं तेरा रिश्ता होगा। सुधा ने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन घरवालों की मर्जी के आगे उसकी एक न चली और उसका विवाह प्रकाश से हो गया। सुधा उस अनचाहे विवाह से खुश नहीं थी। शादी की पहली रात को ही प्रकाश ने उसके दिल को तार-तार कर दिया। ना तो उसने सुधा से कोई बातचीत की, ना ही उसे सहज महसूस करवाने की कोशिश की। बस उसने अपना काम निकाला और चुपचाप करवट लेकर सो गया। सुधा देर रात तक सिसकती रही। सुबह वह गुमसुम सी लग रही थी। उसकी सास यशोदा जी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बहू? मायके की याद आई है क्या? यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझसे कह सकती हो। अब मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी नईनवेली बहू के माथे को प्यार से सहला दिया। ससुराल में प्यार भरा स्पर्श पाकर सुधा भावुक हो गई और उसकी आंखें नम हो गईं। सुधा के ससुराल में उसके सास, पति और देवर ही थे। उसकी सास और देवर नितिन का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह दोनों ही सुधा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई थी, उसका व्यवहार उसे कुछ समझ नहीं आता था। प्रकाश बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। उसके लिए भावनाएं, प्रेम इत्यादि का कोई मूल्य नहीं था। वह पत्नी को भी सुख प्राप्त करने का एक साधन समझता था। प्रकाश अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाने लगा था, जहां गलत संगति में पड़कर उसे धीरे-धीरे शराब पीने का चस्का लग गया। वह देर रात तक शराब पीकर घर आता और अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता। नितिन अपनी भाभी के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर बहुत दुखी होता और अगले दिन भैया को समझाने की कोशिश भी करता था, लेकिन प्रकाश अपनी ही धुन में मस्त था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। यशोदा जी को भी बेटे की हालत देखकर उस पर बहुत गुस्सा आता था। वह भी उसे समझाती थी, लेकिन एक बार जिसके कदम बहक गए, तो उसे किसी की सही बात अच्छी नहीं लगती थी। सुधा दिनरात अपनी किस्मत को कोसती थी कि उसे ऐसा पति मिला। ससुराल के बाकी सदस्य जितने अच्छे थे, अगर पति भी उतना ही अच्छा रहता, तो वह अपने पहले प्यार को भी भुलाकर खुशी-खुशी जीवन जी लेती। लेकिन पति की बेरुखी ना चाहते हुए भी बार-बार मनीष की यादों को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती थी। मनीष सुधा से बेहद प्यार करता था, उसकी हर छोटी-बड़ी इच्छा का मान रखता था और उसे बहुत सम्मान देता था। प्रकाश को तो लगता था जैसे कभी उसने प्यार किया ही नहीं। वह सिर्फ दैहिक प्यार को प्यार नहीं समझती थी। प्यार तो वह भावना होती है जिसमें लोग बिना स्पर्श किए ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो रोज उसके दिल को चकनाचूर किया जाता था, जिसके ज़ख्म उसे लहूलुहान किए रहते थे। नितिन जब अपनी भाभी का दुख देखता, तो उन्हें खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। सुधा का देवर और उसकी सास ही उसकी खुशियों का एकमात्र खजाना थे। बाकी पति के आते ही वह अपने खोल में सिमट कर रह जाती थी। साल भर बीतते ही सुधा गर्भवती हो गई। अब नितिन और यशोदा जी सुधा का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे, लेकिन प्रकाश को अब भी अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं रह गया था। समय आने पर उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया।
अब उसके मन में उम्मीद जगी कि प्रकाश शायद बेटे के जन्म के बाद सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रकाश को अपने बेटे और पत्नी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन प्रकाश देर रात शराब के नशे में गाड़ी चलाता हुआ घर आ रहा था। एक मोड़ पर अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जहां मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सुधा तो वैसे भी अब अकेली ही थी, लेकिन अब वह विधवा भी हो चुकी थी। समाज की नजरों में उसका सौभाग्य उजड़ चुका था। वह एकदम चुप हो गई थी। आखिर उसने जिंदगी में पाया ही क्या था? पहले उसने अपने प्यार को खो दिया जिसे उसने टूटकर चाहा था। प्रकाश भले ही नाम के लिए उसका पति था, लेकिन कम से कम उसके बच्चे के सिर पर पिता का साया तो था। अब तो वह अपशकुनी भी हो गई थी। उसका गम में डूबा हुआ चेहरा नितिन और यशोदा जी से देखा नहीं जा रहा था। एक दिन सुधा के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए हुए थे। यशोदा जी हॉल में बैठकर उन लोगों से बातें करते हुए कहने लगी, देखिए समधन जी, जो होना था वह तो हो गया, लेकिन अब सुधा ऐसे ही बेरंग जीवन तो नहीं जी सकती ना। मैंने सोचा है कि मैं सुधा की शादी नितिन से करवा दूंगी। इससे सुधा का जीवन भी फिर से खुशहाल हो जाएगा और मेरी बहू और पोता हमेशा के लिए इसी घर में रह जाएंगे। नितिन को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। सुधा के मम्मी पापा तो झट से इस रिश्ते के लिए मान गए। सुधा के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। इधर सुधा भी कमरे के भीतर से सब कुछ सुन रही थी। उसकी सास ने तो कह दिया था कि वह अपने पोते और बहू को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए अपने छोटे बेटे से सुधा की शादी करवा देंगी। लेकिन सुधा कैसे नितिन को अपना पति स्वीकार कर लेती? उसने उसे बिल्कुल भाई के समान समझा था। वह कैसे अपने देवर के साथ एक पति पत्नी का संबंध जोड़ सकती थी? वैसे भी बड़ों के फैसले के आगे एक बार पहले भी वह अपने अरमानों का गला घोंट चुकी थी। एक बार फिर से दूसरों के द्वारा उसकी किस्मत लिखी जा रही थी और वह विवश खड़ी बस देख रही थी। फैसले दूसरे लेते थे और उसके अनुसार जीवन उसे जीना पड़ता था। रास्ता दूसरे चुनते थे, लेकिन राह तो उसे ही तय करनी पड़ती थी। उसकी किस्मत का फैसला करने वाले लोग यह भूल जाते थे कि बहू भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। इधर नितिन ने भी अपनी भाभी को शुरुआत से दुख उठाते देखा था। माँ के फैसले पर वह भी सहमत हो गया था और सोच रहा था कि अब वह सुधा को सारी खुशियाँ दे देगा जिसकी वह हकदार थी। वह सुधा के मनोभावों से बिल्कुल अनजान था। सुधा का मन छटपटाने लगा था। वह इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एकांत में उसने अपने दिल की बात अपनी माँ से बताई। उसकी माँ उसे झिड़कते हुए कहने लगी, अरे तू तो किस्मत वाली है जिसे दोबारा सुहागन बनने का मौका मिला है। नितिन से शादी नहीं करेगी तो तेरा क्या भविष्य होगा? कौन तेरे बच्चे को अपनाएगा? कौन तुझे आसरा देगा? वह तो तेरी सास इतनी अच्छी है कि तुझे अपने घर में रखने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे से तेरी शादी की बात चलाई है, वरना तो विधवा होने के बाद लोग पूछते तक नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। नितिन सच में तेरा भाई थोड़ी ना है। धीरे धीरे तू एडजस्ट कर लेना। माँ की बात सुनकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक वस्तु हो जिसे जहाँ चाहा किसी ने भी प्रयोग कर लिया। उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। सुधा और नितिन की शादी सीधे सादे ढंग से मंदिर में होने वाली थी। जब से नितिन और सुधा की शादी तय हुई थी, नितिन सुधा के बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा था। वह दिन भर उसे गोद में लिए हुए घूमते रहता। सुधा से तो उसने नजरें मिलाना भी बंद कर दिया था।
ऐसा लग रहा था वह नए रिश्ते की शुरुआत के लिए पुरानी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। सुधा का मन करता कि वह नितिन से सब कुछ कह दे और इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे, लेकिन माँ की बातें याद आते ही वह अपने कदम रोक लेती थी। वह भीतर ही भीतर घुट रही थी। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। सुधा इतनी मजबूर थी कि अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं पा रही थी। विवाह का मुहूर्त दोपहर के बाद का था। उसकी माँ उसके कमरे में गुलाब और चमेली के फूलों की टोकरियां भिजवा रही थी, ताकि सुहागरात के लिए कमरा सजाया जा सके। सुधा सोचने लगी कि आज शादी के बाद नितिन और उसका एक ही कमरा हो जाएगा। वह कैसे नितिन के सामने एक पत्नी के रूप में समर्पण कर पाएगी? जब नितिन उसे प्रथम बार स्पर्श करेगा, तो वह इस ख्याल से ही पसीने से भीग उठी और बुदबुदाने लगी, नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नितिन से बात करनी ही पड़ेगी। मैं यह शादी नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। वह बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगी, लेकिन नितिन का कहीं अतापता नहीं था। उसने नितिन को फोन लगाया, लेकिन नितिन फोन नहीं उठा रहा था। सुधा नितिन के बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पार्लर वाली सुधा को तैयार करने में लगी हुई थी और सुधा का मन भयंकर ऊहापोह की स्थिति में डूबोतर रहा था। वह नितिन से मिलकर कहना चाहती थी कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन नितिन था कि मिल ही नहीं रहा था और यहाँ सुधा पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। बाहर गाड़ी आ गई थी और घर के अंदर से सामान ले जाकर गाड़ी में रखा जाने लगा था। यशोदा जी सुबह से भागदौड़ में लगी हुई थी। वह सुधा के कमरे में आई और प्यार से उसका माथा सहलाते हुए बोली, बस बेटा, कुछ देर और, फिर तुम सुहागन कहलाओगी। कहते हुए यशोदा जी की आंखों से पानी बहने लगा। सुधा भी रो पड़ी। कितना प्रेम था सास की बातों में, और वह इस शादी से इनकार करके उनका दिल तोड़ देने वाली थी। यशोदा जी ने कहा, बेटा, तू तैयार हो जा। नितिन सीधा मंदिर वहीं मिलेगा। सुधा ने नजरें झुका ली और सोचने लगी, अब मैं नितिन को कैसे मना कर पाऊंगी? क्या अनहोनी मेरे साथ घटित होकर ही रहेगी? यदि मैं उसे मना नहीं कर पाई या उसने मेरी बात नहीं समझी, तो मैं नितिन की दुल्हन बन जाऊंगी। नहीं, नहीं, यह तो पाप होगा। सुधा का कंठ सूखने लगा था। उसके चेहरे की उदासी को देखकर यशोदा जी बोली, बस कुछ देर में तुम्हारे चेहरे से यह उदासी सदासदा के लिए चली जाएगी। नितिन तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। यशोदा जी नम आंखों से उसे आशीष देते हुए कमरे से बाहर चली गईं और सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। मन कड़ा करके सुधा मंदिर पहुंची। उसकी नजरें नितिन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुधा मंडप में बैठ चुकी थी। पंडित जी ने कहा, दूल्हे को बुलवाइए। सुधा का दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब क्या होगा। क्या वह अपने मेहमानों के सामने इस विवाह से इनकार कर पाएगी? तभी उसे यशोदा जी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, लीजिए पंडित जी, दूल्हा भी आ गया। सुधा ने नजरें उठाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। यह तो उसका मनीष था। वह अचरज भरी निगाहों से यशोदा जी को देखने लगी। यशोदा जी ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा, तुमने तो हमारे परिवार के लिए अपने प्यार का त्याग ही कर दिया था। उस दिन मैंने भी सुना था कि तुम झिझक के कारण नितिन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम समझ जाओगी। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। वह तो अभी घंटे भर पहले नितिन से मनीष मिला था और उसने नितिन को सब कुछ बताकर अपने प्यार पर अधिकार मांग लिया। नितिन के लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था।
इसलिए नितिन ने इस शादी के लिए हम सबको राजी कर लिया। सुधा ने आभार व्यक्त करते हुए नितिन की ओर देखा तो नितिन बोल पड़ा, भाभी, मैंने तो शुरुआत से आपको दुख उठाते हुए देखा था, इसलिए सोचा था कि आपके जीवन को खुशियों से भर दूंगा। लेकिन आपकी असली खुशी तो मनीष के साथ है, मेरे साथ नहीं। तो मैं ही आपके दुखों का कारण कैसे बन सकता था? सुधा सुखद आश्चर्य से भर उठी। नितिन ने सचमुच 1 घंटे में ही उसका दामन खुशियों से भर दिया था। यशोदा जी प्यार से बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि नितिन तुम्हारे दामन को खुशियों से भर देगा। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि मनीष ही तुम्हारा दूल्हा बनेगा। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। सुबह तक तो मैं सोच रही थी कि तुम दुल्हन बनकर मेरे घर ही आओगी, लेकिन अब तुम किसी और के घर जा रही हो। लेकिन तुम्हें सुहागन बनाने का मेरा सपना जरूर पूरा हो गया और इस बार तुम अपने मनचाहे वर के साथ ही जाओगी। सुधा भावुक होकर यशोदा जी के गले लग गई। उसके बाद सुधा हमेशा हमेशा के लिए अपने मनीष की हो गई। मनीष ने सुधा के बेटे को भी बड़े ही प्यार से अपना लिया था। वह आज फिर से मनीष के साथ बैठी उस परमात्मा को धन्यवाद दे रही थी। कल तक वह सुहागरात के समय नितिन की कल्पना मात्र से सिहर उठी थी, लेकिन नितिन ने उसे उसका खोया हुआ प्यार दे दिया था। तो दोस्तों, विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। विवाह से पहले लड़की और लड़के दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी समझौते करने में ही गुजर जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।